हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे, आज हम पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में रिवाइज करेंगे। उन क्वेश्चन को, उन न्यूज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सचेत ऐप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो सचेत ऐप है ना बच्चे, ये अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात का एपिसोड हुआ था उसमें उन्होंने इस ऐप के बारे में बात की थी, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। दूसरा, एक हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि सचेत ऐप जो है ये हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके नाम में बच्चे थोड़ा सा समझिएगा, इसके नाम से इसका उद्देश्य याद रखने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं, बजाय कि याद करने के ना। याद करेंगे तो आज याद रहेगा, कल भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, चीज़ों के बीच में कनेक्टिविटी बना पाते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती हैं, ठीक है। तो याद रखना इसे कि सचेत, सचेत का मतलब क्या होता है, अलर्ट, ठीक है। सचेत हिंदी का शब्द है और इसका अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होता है अलर्ट, अलर्ट रहने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, टू अलर्ट यूजर्स अबाउट द नेचुरल डिजास्टर इन नियर रियल टाइम, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, अगर आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है आपने, तो ये आपको सचेत करने का काम करेगा। किस बारे में सचेत करेगा कि आपके आसपास किसी प्रकार की नेचुरल डिजास्टर आने वाली है, उस बारे में आपको अलर्ट करेगा। उसके लिए आपका ये सचेत ऐप है। अगला प्रश्न है द कश्मीर शॉल, द कश्मीर शॉल, द कश्मीर शॉल। देखना, कश्मीर और शॉल, इनका आपस में क्या संबंध है। कश्मीर जो है बच्चे, ये पश्मीना ऊन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्मीना बकरी जो है उससे बनने वाले जो ऊन है उसे पश्मीना ऊन कहते हैं। तो द कश्मीर शॉल जो है ये एक बुक का नाम है और इसके ऑथर का नाम आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो दो चीज़ें बच्चे यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपस में रिलेट करवानी है। द कश्मीर शॉल है और इसे लिखा है रोजी थॉमस ने, ठीक है। रोजी थॉमस के द्वारा इसे लिखा गया है। अब रोज, ठीक है, इससे भी आप लोग कर सकते हैं कैसा, शॉल जो कि गुलाब से बना हुआ है ना, या फिर गुलाबी शॉल, इस तरीके से जो है आपस में से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो द कश्मीर शॉल, इस बुक के राइटर कौन है, रोजी थॉमस के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में पंडित चतुरलाल का महत्वपूर्ण योगदान था। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी और एसएससी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। तो पंडित चतुरलाल, इनका महत्वपूर्ण योगदान किसमें था। सितार है, फ्लूट है, तबला है और आपका संतूर है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहले तो आपको पता हो, नहीं पता है तो आपको रिलेशन बिल्ड करना है। चतुरनान, देखिए एक गाना है बच्चे, बहुत फेमस सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना होगा कि चतुरनान करके सिंगार, है ना, कि चतुरलाल करके सिंगार, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपने कभी इस गाने का जो विजुअलाइजेशन है वो देखा है, वीडियो देखा है, तो उसमें देखेंगे तबला जो है आपका बजता रहता है, ठीक है। तो चतुरलाल तबला, ठीक है, चतुरलाल तबला, ये जो है आपस में रिलेट करके आपको याद रखना है। पंडित चतुरलाल तबला इससे रिलेटेड है, तो ये आपको थोड़ा सा आर्टिस्ट का नाम और उनके जो वाद्य यंत्र हैं उसका नाम याद रखना है। अगला है आपका बंदर अब्बास बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। बंदर अब्बास बंदरगाह, पहले तो मैं आपको कंट्री बता दूं, ईरान, ठीक है, ये आपको पहले याद रखना है, ईरान। अब यहाँ पे कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर बॉडी का नाम दिया हुआ है कि ये गल्फ ऑफ ओमान के पास में है, ये स्टेट ऑफ मल्लाका के पास में है, ये स्टेट ऑफ हरमुज के पास में है, ये फिर ये स्वेज कैनाल के पास में है। और अब अगर मैंने आपको एक देश का नाम दिया है कि ईरान है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाइए कि ईरान के पास में कौन सी जल संधि होगी, ठीक है, ईरान के पास में कौन सी जल संधि होगी, ठीक है। आपका बच्चे मलक्का स्ट्रेट और स्वेज कैनाल, इन दोनों का तो है नहीं यहाँ से संबंध। गल्फ ऑफ ओमान, ये जो है आपको खाड़ी में मिलेगा, यानी कि ईरान के पास मिलेगा, और आपको स्टेट ऑफ हरमुज मिलेगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि जो हरमुज जल संधि है उसके पास में जो है बंदर अब्बास बंदरगाह बना हुआ है, और ये कौन से देश में है, ईरान में बना हुआ है, ठीक है। तो नियर द स्टेट ऑफ हरमुज, ये आपका बंदर अब्बास बंदरगाह है।
अगला है आपका, भारत ने किस देश के साथ में 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राफेल जो है आपका लड़ाकू विमान हमने ऑलरेडी खरीदे हुए इस देश से, अब जो है हम राफेल खरीदने वाले हैं मरीन लड़ाकू विमान। बताइए किस देश से खरीदने के लिए तैयार है। और इसमें जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि टोटल कितने खरीदे जाएंगे, तो टोटल 26 है, नंबर भी याद रखेंगे, कंट्री का नाम भी याद रखेंगे, राफेल, राफेल, ठीक है, फेल, फ्रांस फेल, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है आपका राफेल है ना, अधिकतर बच्चों को पता होगा। तो फ्रांस से जो है हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट विमान खरीदने के लिए। अगला है, हाल ही में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है। सामाजिक रिपोर्ट, विश्व सामाजिक रिपोर्ट। अब देखना बच्चे यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा देखिएगा, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, नीति आयोग है ना। ऑब्वियसली बात है, जो नीति आयोग है ये तो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, इसका विश्व से ज़्यादा लेना देना है नहीं, है ना, या फिर इसकी जो अथॉरिटी है वो हमारे देश तक ही सीमित है, विश्व भर में जो है काम करने के लिए नहीं जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक हो सकता है, यूनाइटेड नेशन हो सकता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को अधिकतर हम किस लिए जानते हैं, अधिकतर जो है जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसके लिए वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है। जबकि अगर आप रिपोर्ट का नाम देखेंगे तो यहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, ठीक है। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 ये जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 2025 की विश्व सामाजिक रिपोर्ट जारी की गई है। डॉक्टर MGS नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी का नाम आपको याद रखना है, MGS नारायणन, और इनका सेक्टर याद रखना है, हाल ही में इनका देहांत हुआ है, ठीक है। MGS नारायणन, इनका एक तो नाम याद रखेंगे और दूसरा बच्चे इनके नाम से रिलेटेड थोड़ा सा आपको इनका एक तरीके से सेक्टर याद रखना है ना, कौन से सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये जो है एकेडेमिया और हिस्ट्री, ठीक है, खास करके हिस्टोरियन जो है इन्हें कह सकते हैं, हम इतिहासकार थे, ठीक है। MGS नारायणन, तो MGS नारायणन का नाम कैसे याद रखेंगे आप हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के साथ में, तो हिस्ट्री के साथ में जैसे बच्चे नारायणन, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा पुराना नाम है, ऐसे याद कर सकते हैं कि MG नारायणन जो है आपका पुराना नाम है, ऐतिहासिक नाम कह सकते हैं इसे, है ना, नारायण ऐतिहासिक नाम है, ठीक है। तो उससे कनेक्ट करके जो है आपको याद रख सकते हैं कि हिस्ट्री और एकेडेमिया से संबंध है डॉक्टर MGS नारायणन का। अगला, हाल ही में खबरों में रहा महुआदानर भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। महुआदानर भेड़िया अभ्यारण्य है, ये एक वुल्फ सेंचुरी का नाम है, और ये जो वुल्फ सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है। ओब्वियसली बात है कि पहली बार ही आप इस सेंचुरी का नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि बच्चे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा होती है, और अधिकतर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम कम ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम नेशनल पार्क का नाम पढ़ते हैं और दूसरा जो है हम टाइगर रिजर्व का नाम पढ़ते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक वुल्फ सेंचुरी है, भेड़िया की वो है, ठीक है, भेड़िया का अभ्यारण्य है, ठीक है। और ये जो वुल्फ सेंचुरी है ये है कहाँ पे, ये आपका झारखंड में है, ठीक है। तो अब आपको झारखंड के साथ में वुल्फ सेंचुरी, ठीक है, झारखंड के साथ में वुल्फ सेंचुरी, ये फिर महुआ दानार का नाम आपको झारखंड के साथ में याद करके जो है जोड़ना है, ठीक है। तो महुआ दानार याद करिए या फिर आप भेड़िया अभ्यारण्य याद करिए, इसे झारखंड के साथ में जो है कनेक्ट करके आपको याद करना है। अगला है आपका, एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के सहयोग से कृषि एवं क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है। कृषि एवं क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया है कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे उड़ीसा है, राजस्थान है और आपका छत्तीसगढ़, झारखंड है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है बच्चे, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, उसका निर्माण करने के लिए उन्होंने एक वर्कशॉप रखी है, ठीक है, एक कार्यशाला का इन्होंने आयोजन किया है। और ये बच्चे कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। थोड़ा सा मैं आपके लिए कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे कहूँगी। देखना बच्चे, राजस्थान में अगर हम कंपेयर करें इन सबसे, तो एग्रीकल्चर के मामले में सबसे पीछे रहेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों ही प्लेट्यू वाले क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे भी कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में तो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। एक स्टेट है आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो है आप
उड़ीसा को जूट के लिए जाना जाता है, चावल की खेती के लिए जाना जाता है। बेसिकली जो है आपका एक तटीय राज्य है और यहाँ पे एग्रीकल्चर इन बाकी 3 स्टेट से काफ़ी अच्छी होती है ना। तो एग्रीकल्चर कृषि एवं क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा किया गया है। अगला है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और उप प्रमुख। अब अभी तक तो हम प्रमुख का नाम याद करते थे, उप प्रमुख का नाम याद करना जरूरी है क्या मैम, आप पूछेंगे, है ना? तो जरूरी है बच्चे, ठीक है, जरूरी है। यहाँ पे जो एयर मार्शल हैं इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, नर्मदेश्वर तिवारी इनका नाम है, मिस्टर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी इनका नाम है और इनको बनाया गया है उप प्रमुख। ठीक है, एक तो बच्चे प्रमुख होते हैं, एक आपके उप प्रमुख होते हैं, तो इस शब्द पे थोड़ा सा फोकस करना है कि उप प्रमुख बनाया गया है नर्मदेश्वर तिवारी जी को। ठीक है, किस चीज का? वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, अगला आपका वाइस चीफ बनाया है। और अगला प्रश्न है आपका, शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य किन 2 भारतीय राज्यों के बीच में संपर्क बढ़ाना है? शिलोंग और सिल्चर। ठीक है, शिलोंग जो है कैपिटल है मेघालय की, सिल्चर आता है आपका असम का, असम का जो सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है, असम के सबसे दक्षिणी छोर में जो है आपको मिलेगा सिल्चर। ठीक है, और शिलोंग और सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य क्या है? असम और मेघालय की कनेक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, एक आपका असम में है, एक आपका मेघालय है। असम और मेघालय की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को क्या किया गया है? मंजूरी मिली है, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली है। लगभग 166 किलोमीटर लंबा एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन नाम सुनकर के आपके दिमाग में हरा और हरा ही आएगा, है ना? आपके दिमाग में आएगा कि कोई एक रोड बनाई जाएगी, कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके चारों तरफ हरे पेड़ लगाए जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं होता है बच्चे। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट आपके होते हैं ना, जब आप इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, चाहे वो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, चाहे रोडें बनाई जा रही है, चाहे वो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो 2 प्रकार की लैंड है। ठीक है, एक तो कोई लैंड ऐसी है जैसे कि कोई पुरानी रोड है, पहले कच्ची रोड थी, हमने उसको जो है डेवलप करके या फिर रिकंस्ट्रक्ट करके हमने क्या किया, उसको और अच्छे से डेवलप किया और हमने उसे हाईवे में तब्दील कर दिया या फिर बहुत अच्छा कॉरिडोर बना दिया। ठीक है, एक तो वो हो गया। एक हो गया कि बिल्कुल ऐसा टेरेन है, मतलब ऐसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि वहाँ पे पहले हमें रास्ता बनाना पड़ा। ठीक है, बुलडोजर से बनाया जाता है ना नया रास्ता, है ना? पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाना होता है। तो बच्चे इससे कहा जाता है ग्रीन फील्ड परियोजना। ठीक है, तो ये जो ग्रीन फील्ड परियोजना है इसका मतलब क्या है कि एकदम शुरुआती से, एकदम बिल्कुल जीरो से जो है वहाँ पे आपको स्टार्ट किया जाएगा और वहाँ पे इस तरीके का कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक? शिलोंग से सिल्चर तक। और ये असम में ही बच्चे, जो असम में आपका गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी और सिल्चर, इन दोनों की कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए जो है आपका ये कॉरिडोर काम आएगा। और ये आपका मेघालय को और असम को भी आपस में, मतलब किसी भी तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि शिलोंग से लेकर के सिल्चर तक जो है आपका ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है। लगभग 166 जो है इसकी क्या है, किलोमीटर लंबाई है। देखना, और इसके बारे में आपको क्या पूछा जा सकता है? इतना रुपए दिया, हाई स्पीड बनेगा, सिल्चर असम को जोड़ेगा, है ना? 166.8 किलोमीटर प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे। इसकी जो लंबाई है ये है आपकी, और हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर आपका बनाया जाएगा। लगभग 22,000 लाख करोड़ रुपए दिया है। अगला है आपका वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो जो वेब्स वाला समिट होते हैं ना, वेब्स समिट, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पहली बार 2025 में हो रहा है, 2024 में हुआ, 23 में हुआ, है ना? बहुत बार जो है आपका वेब्स का सम्मेलन होता है। और ये कभी नई दिल्ली में, कभी मुंबई में, इस तरीके से जो है अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। 2025 का जो सम्मेलन रहा वेव्स का, ये हुआ है आपका मुंबई में। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर, यहाँ पे जो है इसका आयोजन करवाया गया है। ठीक है, वेव्स का जो आपका बेसिकली मोटिव है, वेव्स जो आपका एक समिट होता है, इसका जो देखना बच्चे, सम्मेलन जो होते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है कि उसके कोर में जब कोई भी प्रकार का सम्मेलन हो, तो सम्मेलन का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी बैठक, जहाँ पर कि अलग अलग सेक्टर में रुचि रखने वाले, अलग अलग सेक्टर के नामी गिरामी लोग आते हैं और अपने विचार जो है रखते हैं, है ना? उसे बैठक, अगर ये चीज़ छोटे कमरे में हो रही तो वो आपकी छोटी सी मीटिंग हो गई, अगर ये चीज़ हमने बहुत बड़े ऑडिटोरियम में कर दिया तो वो आपका सम्मेलन हो गया, है ना? जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे अलग अलग सेक्टर के और एक
विषय के बारे में जो है अपनी बातें बताएंगे, है ना, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो ये जो है आपका वेव्स जो सम्मेलन है ये किस चीज़ के इर्द गिर्द रहता है, तो ये अधिकतर जो है सिनेमा, ठीक है, वेव्स में जो है आपका कल्चर हो गया, सिनेमा हो गया, आर्ट हो गया, इन चीज़ों पर जो है आपका डिस्कशन होता है, ठीक है। तो वेव्स 2025 का जो सेमिनार है या फिर समिट है ये आपका जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित करवाया गया है। अगला मुंबई फ्रॉम 1 से लेकर के 4 तारीख तक आपका ये हुआ था, ठीक है, और ये हुआ है आपका कहाँ पे, देखना बच्चे, ये रहा आपका वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये, और ये आपका कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है। अगला जो आपका प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण सैन्य पद संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, अब आपने प्रतीक शर्मा इन्हें याद रखना है क्योंकि नई अपॉइंटमेंट है ये, कहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया गया है, कहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया गया है ये आपको याद रखना है। तो बच्चे इन्हें ना अब हमारी जो आर्मीज़ हैं, है ना, या फिर हम इंडियन एयरफोर्स देखें तो इनके जो है अलग अलग दिशाओं में कमांड है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो है आपका क्या है बच्चे, नॉर्दर्न कमांड है, ठीक है, नॉर्दर्न कमांड है, और नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में जो है इन्हें आपका चुना गया है। हर कमांड का क्या होगा, अपना एक चीफ ऑफिसर होगा, ठीक है, तो इनको जो है नॉर्दर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ चुना गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे थोड़ा सा इतना, ठीक है, प्रतीक शर्मा। अगला है 1 मई 2025 को एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कौन सा प्रमुख सैन्य पद संभाला है। 1 मई 2025 को एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इनको कौन सा महत्वपूर्ण पद मिला है। देखना बच्चे, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित took charge as the chief of integrated defense staff on May 1। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC इसे कहते हैं, इसके हेड के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, जैसे आपकी हमारे यहाँ पे जो है 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, हमारी इंडियन आर्मी है, ठीक है, तो तीनों का जो है एक इंटीग्रेटेड यानी कि एक तीनों का मिक्सचर कह सकते हैं। एक आपका डिफेंस स्टाफ है जिसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कहते हैं, और इसके चीफ के रूप में मिस्टर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को चुना गया है। अगला है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दी नशीन मुख्य पुजारी कौन है जो कि 30 अप्रैल 2025 को राम मंदिर का दौरा करके सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए जाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी, सेशन में बताया था कि यहाँ पे अयोध्या में ही आपकी एक मंदिर है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी में जो है आपका लगभग 14वीं शताब्दी से ये परंपरा चली आ रही कि यहाँ पे जो मेन पुजारी होते हैं उन्हें गद्दी नशी कहा जाता है, ठीक है। तो जो गद्दी नशी है वो अपने प्रांगण को छोड़ करके, अपने मंदिर को छोड़ करके कहीं और नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये 2025 में जो सदियों पुरानी चली आ रही प्रथा थी उसको तोड़ दिया है, और इन्होंने जो है राम मंदिर, जो अयोध्या का नया राम मंदिर है उसका विजिट किया है, ठीक है। तो इनका नाम है महंत प्रेमदास, ठीक है, महंत प्रेमदास इनका नाम है, और ये गद्दी नशी है हनुमानगढ़ी मंदिर के, जिसकी वजह से हनुमानगढ़ी मंदिर थोड़ी सी चर्चाओं में है। तो ये आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, ये भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अयोध्या में है, यूपी में है। अगला है, गजल संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है बच्चे कि जितने भी पद्म अवार्ड थे ना वो अभी आपके दिए गए हैं, है ना, फिजिकली दिए गए हैं। तो मिस्टर पंकज उदास को जो है पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया ना, गजल सिंगर पूछा हुआ है ना, तो पंकज उदास। अगला प्रश्न है आपका, द अनडाइंग लाइट इस पुस्तक के लेखक कौन है। द अनडाइंग लाइट इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपकी जी गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखी गई एक बुक है, द अनडाइंग लाइट, ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी। इससे आप क्या बुक का नाम है आपका अनडाइंग लाइट, है ना, मतलब कि कभी ना खत्म होने वाली रोशनी, है ना। इसे आप अगर ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, रिलेटेबिलिटी के लिए बच्चे, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए या फिर खुद से ही कनेक्ट करवाने के लिए
आप उसका कोई भी मतलब निकालिए, है ना, वो आपके समझ में आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो अनडाइंग लाइट का मतलब क्या है आपका, खुद थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कि ऐसी रोशनी जो कभी ना खत्म हो, है ना। और ऐसी रोशनी किसकी हो सकती है, वो बात ईश्वर की होगी ऐसी, है ना। तो कृष्णा से जो है याद रखना कि गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा, है ना, कृष्ण इसमें आ रहा है तो गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा द अनडाइंग लाइट बुक जो है लिखी गई है ना। जब इतने सारे बुक्स एंड ऑथर वाले क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे रिलेशंस आपके बहुत काम आएंगे, है ना, क्योंकि याद नहीं रहते हैं नाम सभी के। रिलेशन अगर आपने बिल्ड कर लिया है अपने माइंड में तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, लेकिन फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड कैरी नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला बच्चे ऑपरेशन कगार, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर, उनके द्वारा इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार ये अच्छा नहीं कर रही है, या फिर सरकार जो है इस ऑपरेशन को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है ना। इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो बेसिकली जो ऑपरेशन कगार है ये हमारा जो रेड एरिया है ना, रेड एरिया बच्चे उस सेक्टर को, उस क्षेत्र को भारत में कहा जाता है जहाँ पर कि नक्सलाइट रहते हैं, नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र कह सकते हैं, माओवादी प्रभावित क्षेत्र कह सकते हैं, खास करके झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, है ना। इन जगहों में जो है आपके कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि नक्सलाइट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नक्सलवादियों का खात्मा करने के लिए, भारत से नक्सलवाद को हटाने के लिए जो है आपका एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, टू एलिमिनेट नक्सल्स एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द माओइज्म, ठीक है। तो माओइज्म की जो विचारधारा है उसको खत्म करने के लिए, या फिर जो आपका नक्सलवाद है उसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार का एक ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है। और इसका जो मेन सेंटर है वो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है आपका चलाया जा रहा है। इसके तहत बहुत सारे नक्सलाइट को मारा जा रहा है, बहुत सारे नक्सलाइट के ऊपर उनके नाम पे जो है नाम भी रखा है सरकार ने, कोई ढूंढ के निकाले तो फिर उनको पैसा दिया जाएगा। इस तरीके से जो है इसके तहत अलग अलग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना है कि ऑपरेशन कगार क्या है, ये आपका चलाया जा रहा है। और इसमें जो बच्चे हमारी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने कहा है कि 2026 हमारा उद्देश्य है कि मार्च 2026 तक हमें पूरी तरीके से भारत को नक्सलवाद मुक्त बनाना है ना। यानी कि 2026 तक क्या करना है, सभी नक्सलवादियों का खात्मा करना है। अगला प्रश्न है आपका एम नेचर, एम फॉर नेचर, एम उद्देश्य, फॉर के लिए, नेचर प्रकृति, प्रकृति के लिए उद्देश्य, ठीक है। अब ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, प्रकृति के लिए उद्देश्य, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, एम फॉर नेचर, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये है बच्चे आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका रोम में है। और रोम किधर है, रोम आपका इटली में है ना। तो इटली रोम में जो है इसका हेडक्वार्टर है FAO का। और इनके द्वारा वर्ल्ड वाइड जो है आपका एम फॉर नेचर नाम की पहल या फिर इनिशिएटिव जो है आपका शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपका है 2025 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस वक्त जो है इनका बहुत ज़्यादा काम भी हो गया है। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में दोबारा से टेंशन बढ़ी है, पहलगाम हमला जो हुआ है ना, बहुत सारे विजिटर्स को जो है वहाँ पे टूरिस्ट को मारा गया है आतंकवादियों के द्वारा। तो उसके बाद में बच्चे आपकी बहुत सारी ऐसी अदला बदली हुई है, नए लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है। तो मिस्टर आलोक जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इनका। मिस्टर आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के हेड के रूप में, चीफ के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रोफेसर सनी थॉमस जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस खेल से जुड़े थे। ये न्यूज़ जब मैंने आपको बताई थी तो याद करिए, मैंने आपको इनकी फ़ोटो दिखाई थी अभिनव बिंद्रा के साथ में, है ना। आपको ये बताया था कि हमारे देश के जो टॉप के शूटर हैं उसमें आपका गगन नारंग का नाम आता है, अभिनव बिंद्रा का नाम आता है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम आता है ना। तो इन लोगों को ट्रेन करने वाले जो कोच थे बच्चे, उनका नाम है आपका प्रोफेसर सनी थॉमस। हाल ही में इनका देहांत हुआ है और इनके खेल का नाम पूछा है तो शूटिंग, ठीक है, शूटिंग। इन्होंने बहुत सारे शूटर जो हमारे देश को दिए हैं, बहुत सारे शूटरों को इन्होंने तैयार किया है। अगला प्रश्न है आपका
ICAR केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बेसिक सा आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, क्योंकि ICAR के द्वारा भी रिसेंटली एक नई वैरायटी का इजाद किया गया, नई वैरायटी उन्होंने बनाई है, तो ये आपके स्टैटिक में काम आएगा। कोची याद रखना बच्चे, ठीक है। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान किधर है? ये आपका है कोची। कोची आपका केरला में है। अगला प्रश्न है आपका 2025 में मूलगंध कुटी विहार सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष को वैसाख के संयुक्त राष्ट्र दिवस के दौरान प्रदर्शनी के लिए कहां पर ले जाया जाएगा? अब दो चीज़ें बच्चे यहाँ से याद रखना है, एक यहाँ पे हिस्ट्री की चीज़ है और एक आपका करंट अफेयर का चीज़ है, ठीक है। देखना, सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, है ना, पहला प्रवचन इन्होंने दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन जो है इस घटना को कहा जाता है। तो पहला प्रवचन जो है इन्होंने दिया था सारनाथ में। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है बच्चे, बुद्ध अवशेष, ठीक है, मूलगंध कुटी विहार में यहाँ पे जो है आपके बुद्ध के अवशेष हैं। तो इनको जो है वैसाख का संयुक्त राष्ट्र दिवस, बेसिकली जो आपका बुद्धिज्म है ना, जो आपका बुद्धिज्म को मानने वाले जो लोग हैं उसके अनुयायी हैं, उनके द्वारा जो है आपका एक यूनाइटेड पूरे ग्लोबली, ठीक है, वैश्विक तौर पे जो है एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसे कहा जाता है आपका वैसाख, ठीक है। तो जो वैसाख का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस दिन के अवसर पे भारत की तरफ से, भारत का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है ना, उनकी तरफ से जो है आपका यहाँ पर कौन सा देश है, ये आपका वियतनाम में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए भारत से सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष जो है आपके यहाँ पे ले जाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री भी इंपॉर्टेंट है और जहाँ से सामान जा रहा है वो भी आपका जगह इंपॉर्टेंट है, सारनाथ। अगला प्रश्न है आपका, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में आपका एयर एसपी धारकर का इस्तेमाल कौन लेगा? तो ये क्वेश्चन आपको उल्टा पूछ लिया है, ठीक है। उप प्रमुख के रूप में अभी हमने जस्ट पढ़ा था एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ठीक है, मिस्टर एन तिवारी को जो है आपका उप प्रमुख के रूप में, एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में चुना जा रहा है। अगला है आपका, किस राज्य ने पराली जलाने पर रोक लगाने और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए पराली के बदले गौवंश खाद पहल शुरू की है? पराली के बदले खाद, एक सिमिलर बच्चे आपकी, ये आपकी यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पराली जलाने पर रोक लगाने और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, पराली के बदले गौवंश खाद इनिशिएटिव इन्होंने शुरू की है ना। बेसिकली पराली जलाना क्यों आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि क्यों जो है आपका इतना ज़्यादा हार्मफुल है, क्यों सरकारें चाहती हैं कि पराली ना जलाया जाए? तो पराली बच्चे इसलिए आपका हार्मफुल है क्योंकि जब पराली जलाया जाता है ना, ऑब्वियसली बात है, जब कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं अच्छा नहीं होता है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। और ख़ास करके जब हम सर्दियों की बात करें, जिस मौसम में पराली जलाई जाती है, चाहे वो आपका यूपी हो, आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, तो जब बच्चे यहाँ पे पराली जलती है तो वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को तो ख़राब करती है, साथ में जब हवा उस धुएँ को लेकर के आगे की तरफ बढ़ती है तो वो जाता है आपका नेशनल कैपिटल दिल्ली में, है ना। तो जो पराली जल रही पंजाब में, वो दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए आपकी रीजनेबल है, ठीक है, वो वहाँ के पॉल्यूशन के लिए आपकी जो है एक कारण बन जाती है। तो पराली को जलाने के बदले जो है उसके बदले गौवंश खाद, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है और ये आपका यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है आपका, लाल मुकुट वाली छत वाला कछुआ, बट्टागुर कछुआ इसे कहते हैं, IUCN के द्वारा इसे कौन सी स्टेटस दिया गया है? तो ये बच्चे आपका है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है IUCN के द्वारा स्टेटस से दिया गया है। और ये जो बटागुर कछुआ है ये अधिकतर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपका उड़ीसा के तट पे, ठीक है, उड़ीसा के तट पे जो है बच्चे आपको एक कछुआ मिलेगा, एक तरीके का एक जो भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि आपके थोड़े से दुर्लभ है ना, रेयर मिलने वाली प्रजातियां हैं और रेयर में मिलती है, और दूसरा जो है संकट में भी है। इनको किसी तरीके से जो पर्यावरणीय परिस्थितियां अभी हमारे देश में चल रही हैं या फिर वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, उनसे इन्हें खतरा है, उनसे इन्हें बचाने की ज़रूरत है। अगर नहीं बचाया तो कल को जो है आपके ये रेयर हैं, कल को एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रजातियां हैं इन्हें आपको थोड़ा सा याद रखना है। लाल मुकुट वाली या फिर आपका जो बटागुर कछुआ है ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है और ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। अगला आपका विशेष 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची क्या है? विशेष 301 देखना बच्चे,
एक आपकी लिस्ट निकलती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट इसका नाम है, ठीक है। इस रिपोर्ट में आपकी एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी को कहते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट वो उन कंट्रीज़ की आपकी लिस्ट होती है ना जो कि आपके सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस है या फिर जो आपके लॉज हैं उनको वायलेट करते हैं, ठीक है। तो इन नियमों का आईपीआर लॉज को वायलेट करने वाले या फिर जो आईपीआर लॉज हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं उनको ना मानने वाले जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो कंट्रीज़ आते हैं उनको जो है आपका क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आपका प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ठीक है। और ये आपका 300 में से जो पहले की कंट्रीज़ होंगे सबसे पहले टॉप में आते हैं उनके लिए जो है इस कैटेगरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है बच्चे आपका भीमव्वा डोडा बल्लप्पा, ये शिलक्या थ्यारा को उनके लिए ये थोड़ा सा आपका हिंदी इसने गड़बड़ कर दिया, देखना बच्चे। भीमव्वा डोडा बल्लप्पा, ठीक है, इसको इज नॉन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म। अब देखना ये आपका नाम है, आपको पूछा है कि इनका संबंध कौन से फोक आर्ट से है, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कौन से फोक आर्ट में दिया है। तो ये थोड़ा सा बच्चे आप याद रखेंगे, जितने भी यहाँ पे आपके नाम दिए हुए ना इसमें आपका है टोगालू गुम्बियट्टा, ठीक है। पहले तो आपको थोड़ा सा नाम याद करने में आई थिंक प्रॉब्लम होगी, है ना, नाम आपको यहाँ से याद करना है। और 1 सेकेंड, देखना बच्चे इसके बारे में जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है ना, एक तो ये जो है कर्नाटका से रिलेटेड है, ठीक है, लोक कला है। और लोक कला बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे आपका कठपुतली नाच होता है, ठीक है। एक तो आपका राजस्थान में आप देखते हैं कठपुतली नाच होता है, यहाँ पे कठपुतली नाच तो होता है लेकिन यहाँ पे जो है कठपुतलियों के शेडो का इस्तेमाल होता है, मतलब जो डांस देखा जाता है वो शेडो का डांस देखा जाता है, ठीक है। कठपुतलियों का जो छाया डांस है या फिर जो छाया नृत्य है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे उसे कहते हैं टोगालू गुम्बियता, ठीक है। एक तो ये याद रखना है आपको पूछा जाएगा कि टोगालू गुम्बियता ये क्या है, तो एक प्रकार का कठपुतली छाया नृत्य है, ठीक है। ये कहाँ पर किया जाता है, तो कर्नाटका में किया जाता है। दूसरा पूछा जाएगा इसके जो एक तरीके से हर फोक डांस है, चाहे वो आपका फोक नृत्य है या फिर वो आपका सॉन्ग है या फिर इस प्रकार की कोई आर्ट है, उन कलाओं को बचाने के लिए, जितने भी बच्चे आपके फोक आर्ट हैं उनको बचाने के लिए किसी न किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को जो है आपका क्या जाता है, एक तरीके से उन्हें इस चीज़ का श्रेय जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है भीमव्वा डोडा बल्लप्पा, ठीक है, इनका नाम याद रखना। इन्हें जाना जाता है इस आर्ट को जिंदा रखने के लिए या फिर इस आर्ट को संरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो ये आपको आर्ट भी याद रखनी है, आर्ट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरा इस आर्ट के जो एक तरीके से आर्टिस्ट हैं, है ना, उनको जो है आपको याद रखना है भीमव्वा डोडा बल्लप्पा, इनको जो इस आर्ट को जिंदा रखने के लिए श्रेय जाता है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है बच्चे वो चूँकि इस बार इस हफ्ते में क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, है ना, तो इतने जो है आपके क्वेश्चन हैं और एक क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपकी कोशिश करना 15 मिनट में अपनी न्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती है। जब रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती है तो आपके पास में एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं, मेरे बोलने की स्पीड, है ना, तो स्पीड बढ़ा करके जो है टाइम आपका ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा, है ना। मैं उस वीडियो को जो है 20 मिनट में, 25 में, 27 में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, फिर थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाएंगे तो वो आपकी थोड़ी सी और कम हो जाएंगे ना। तो डेली बेसिस पे जो है इतनी आप अगर एक दिन में 10, 11, 12 न्यूज़ अगर पढ़ रहे हैं और उन्हें याद कर पा रहे हैं तो बाद में जो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा वो वैसी बात है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक साथ में जो है इतनी सारी न्यूज़ को पढ़ना, पहले तो पढ़ना फिर उन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो वीकली हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, डेली हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर आपका मंथली रिवीजन होगा और उसके बाद में जो है एग्ज़ाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका ALP 2025 है या फिर आपके JEE दोबारा से आएगा आपका RRB JEE का 2025 के लिए, या फिर आपका SSC आने वाला है ना, तो उन सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका करंट अफेयर। तो
इन सेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है बच्चे। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने पहली बार RRB CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारों का क्लियर हुआ है, बहुत सारों का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों ने वेटेज तो देख ली है कि करंट अफेयर की वेटेज अच्छी रहती है ना। आप लोग जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अगर आप डेली पे जो है आप डेली बेसिस पे 15 मिनट इधर इस सेशन को दे देते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।